यस, चलिए हेडिंग डालिए प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की जैसी बात आती है ना, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो मीन्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को प्रोबेबिलिटी के तरीके से पढ़ोगे। तो सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस sample space, the set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes in an experiment, the set of all possible outcomes in an experiment is called sample space. The set of all possible outcomes in an experiment is called सैंपल स्पेस। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी यही करते थे, आप अरेंजमेंट करते थे तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट मतलब सैंपल स्पेस। तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब जैसे अगर मैंने मान लो कॉइन को थ्रो किया, तो कॉइन को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा, हेड और टेल। यदि आपने मान लो 2 कॉइन लिए होते तो सैंपल स्पेस क्या होता, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अगर आपने एक डाइस को लिया होता तो सैंपल स्पेस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। अगर आपने 2 डाइस लिए होते तो सैंपल स्पेस कितने होते, 6 इंटू 6 36। ये 36 ऐसे होते हैं 1 1 1 2 से लेके 6 6 तक। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो जो आउटकम आ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं बेसिकली सैंपल स्पेस। तो जैसे अगर मान लो हम किसी एग्जाम की बात करें, तो किसी मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सिलेक्ट या रिजेक्ट। या तो आप सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। अगर हम बात करें किसी कोई एग्जाम मतलब कॉलेज का या 11th 12th का, तो क्या क्या हो गया आप, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, पास, कंपार्टमेंट और फेल। यानी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो थॉट आपके दिमाग में आएंगे कि ये हो सकता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस। यही सैंपल स्पेस को हम बोलते थे परमुटेशन या कॉम्बिनेशन। जब नो रिस्ट्रिक्शन लिखवाता था हमें, तो यही है, जो जो हो सकता है उन सब के कलेक्शन को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। नेक्स्ट लिखिए इवेंट। इवेंट any subset of a sample space, any subset of a sample space is called an event. Any subset of an event, any subset of a sample space is called an event. यानी इवेंट जो होता है, ये 2 चीजें हैं प्रोबेबिलिटी में बस काम की, एक सैंपल स्पेस और एक इवेंट। जब भी कोई घटना होगी, मान लो आपने कॉइन थ्रो किया, तो 100% बात पक्की है कि एक कॉइन थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या टेल। मान लो इवेंट हुआ हेड, दिस इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यस और नो। मान लो आपने एक डाइस को फेंका और आपने कहा सर इवन नंबर आया, तो क्या होगा, 2 4 6, यस और नो। ये क्या हुआ, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मान लो आपने एग्जाम दिया, आप सिलेक्ट हुए, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आपने एक एग्जाम दिया, आपकी फर्स्ट डिवीजन आई, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यानी जो इवेंट मतलब घटना, ये तो हमने पॉसिबिलिटी बताई, डाइस को जब तक थ्रो नहीं किया, जब तक इनमें से कोई नंबर आएगा। पर जब डाइस को थ्रो करोगे तो कुछ तो आएगा रिजल्ट, तो वो रिजल्ट जो है वो इवेंट है। क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो
प्रोबेबिलिटी में 5 तरह के इवेंट अक्सर मिलते हैं देखने को, तो आप वो नाम लिख लो पहले। लिखिए नंबर 1 इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। यस, इक्वली लाइकली इवेंट है ना। नंबर 2 लिखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पहले इनके नाम लिख लो, फिर इनको एक एक करके समझेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नंबर 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नंबर 4 इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट। एंड नंबर 5 क्या बोलोगे? डिपेंडेंट इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है समझ लो, डेफिनेशन लिखना तो लिख लेना। प्रोबेबिलिटी में हम जो भी इवेंट पढ़ते हैं, जो भी, वो इक्वली लाइकली होता है। इक्वली लाइकली मतलब जिसके चांसेस इक्वल हो। जैसे कॉइन को थ्रो करने पर हेड और टेल के चांस कैसे हैं आप बोलो? आप खुद ही आपके मुंह से वर्ड निकलेगा इक्वल, इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। जितने चांस हेड आने के उतने ही, यस और नो। आपने 2 कॉइन फेंके, तो बताओ 2 कॉइन में ये चारों इवेंट के चांस कैसे हैं? इक्वल। आपने डाइस फेंका, तो 1 से 6 आने के चांस कैसे हैं? इक्वल। तो हम पढ़ते ही इक्वली लाइकली। कोई मैच हो रहा है, किसी मैच कोई भी मान लो, एक विन, लॉस, ड्रॉ, टाई, जो भी है, इस सब के चांस कैसे हैं? इक्वल। भाई ऐसा है ना कि जब तक कोई इवेंट के बारे में हम बात करें, सिलेक्ट और रिजेक्ट होने के चांस इक्वल। अब आप कितना अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कब प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, कब प्रोबेबिलिटी कम होती है। पर इक्वली लाइकली मतलब क्लियर है कि आउटकम जो है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते और कैसे होते हैं? इक्वल। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहां पे लिखो डेफिनेशन, इसकी लिखो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में लिखिएगा 2 इवेंट E1 and E2 is said to be mutually exclusive. 2 event E1 and E2, 2 event E1 and E2, 2 event E1 and E2 is said to be mutually exclusive. 2 event E1 and E2 is said to be mutually exclusive if E1 intersection E2 equal to empty set. E1 intersection E2 equal to empty set. ब्रैकेट में मतलब लिख देना no common point between no common point between no common point between E1 and E2. नो कॉमन पॉइंट बिटवीन E1 एंड E2, कोई भी कॉमन पॉइंट E1 और E2 में नहीं है। मतलब, और अब इसके नीचे नॉन म्यूचुअली लिख दो, फिर दोनों एक साथ समझाता हूं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन लिखो। 2 event is said to be non mutually exclusive event. 2 event is said to be non mutually exclusive event if E1 intersection E2 not equal to empty set. E1 intersection E2 not equal to empty set. ब्रैकेट में लिखना at least one common point between
at least one common point between E1 and E2. At least one common point between E1 and E2. कम से कम एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अब दोनों के एग्जांपल समझना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जब क्वेश्चन आएगा, जब लिखवाऊंगा डेफिनेशन, थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखिए, जैसे एक सैंपल स्पेस बनाया अगर हम डाइस का 1 2 3 4 5 6, सपोज E1 इवेंट है इवन नंबर, सपोज E2 इवेंट है ऑड नंबर, सपोज E3 इवन है प्राइम नंबर, सपोज E4 इवेंट है, E4 इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे कुछ इवेंट लिख रहा हूं। E5 इवेंट है मान लो केवल मल्टीपल ऑफ 5। तो बताओ आप E1 और E2 में क्या रिलेशन है? E1 और E2 में क्या रिलेशन है? ऑब्वियसली आप बोलोगे E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है? 5 है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। इवन नंबर आ गया तो ऑड नहीं आएगा, और ऑड आ गया तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। म्यूचुअली मतलब ही है कि डिसजॉइंट सेट, अगर कुछ कॉमन नहीं है, एक सेट है इवन का और एक क्या है ऑड का, तो ये कहलाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पर मान लो मैं E1 और E3 की बात करूं तो ये क्या होगा? ये नॉन म्यूचुअली होगा। क्यों? क्योंकि एक 2 नंबर ऐसा है जो दोनों का कॉमन पार्ट है। तो अगर आपने बोला कि इवन नंबर आएगा और एक बच्चा बोल रहा प्राइम आएगा, मान लो 2 आ गया, तो दोनों चीजें एक ही समय में पॉसिबल है, इसलिए नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। हो सकता है 4 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 6 आए, हो सकता है 5 आए, पर 2 भी तो आ सकता है ना। तो नॉन म्यूचुअली में क्या होता है? कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब नो कॉमन पॉइंट बिटवीन E1 एंड E2। क्लियर है बात? चलो अब लिखिए फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। फिर सीधे क्वेश्चन करना चालू करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग probability of happening equal to number of favorable cases, number of favorable cases upon number of total cases, या बोल सकते हो फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस बोलो अनफेवरेबल केसेस। लॉजिकली समझे तो नीचे है सैंपल स्पेस और ऊपर है इवेंट, दो ही चीजों से पूरा प्रोबेबिलिटी बना हुआ है, सैंपल स्पेस और इवेंट पे। तो नीचे है नंबर ऑफ टोटल केस, ऊपर है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग भी लिख लो यहीं के। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, number of unfavorable cases upon number of total cases। यानी अगेन आप यहां बोल सकते हो अनफेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस, अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग कितना होगा? 1। यानी या तो कोई इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, इसकी श्योरिटी है। एक कॉइन को फेंका, हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, ये 100% श्योर है। इसीलिए हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग को कई बार ऐसा देखते हो ना, आप लिखा हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, उसका कंसेप्ट यही है। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाया करती है? 0 से 1 के बीच में। अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मतलब श्योर इवेंट, बाकी उसके बीच में।
नॉन निगेटिव होती है, कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो एक एक करके टाइप कवर करते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लिखिए नंबर वन, टाइप नंबर वन, कंसेप्ट ऑफ क्वाइन। प्रोबेबिलिटी में एक और कंसेप्ट, एक और वर्ड आता है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है वो भी बताऊंगा, वरना नॉन म्यूचुअली, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, क्या होते हैं बताऊंगा। लिखिए कंसेप्ट ऑफ क्वाइन या प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वाइन। प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वाइन, क्वाइन से रिलेटेड जो जो टाइप हो सकती है पहले एक बार वो कवर करते हैं। देखिए 4-5 स्टैंडर्ड टाइप है। आज की क्लास में पूरा स्टैंडर्ड टाइप कवर होगा, कल से एडवांस टाइप। एक क्वाइन का कंसेप्ट होता है, एक डाइस, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, प्लेइंग कार्ड, और ये 4 स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। फिर बाकी के, फिर इसकी कोई रेंज नहीं है प्रोबेबिलिटी की, जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ये 4 स्टैंडर्ड टाइप है और बहुत कॉमनली इन चारों टाइप पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले करिए कंसेप्ट ऑफ क्वाइन और प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वाइन। ठीक है, लिखिए a coin is thrown at random, a coin is thrown at random, a coin is thrown at random, find the probability of getting, find the probability of getting a coin is thrown at random, find the probability of getting। ठीक है, अब हम पहले एक सिंगल क्वाइन से कर रहे हैं, तो सिंगल क्वाइन के सैंपल स्पेस बोलो, हेड और टेल। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। क्या बोलोगे? ऑब्वियसली 1/2, टोटल केस 2 और फेरियल केसेस 1। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, देन अगेन 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। हेड और टेल एक ही समय में आ नहीं सकता, तो क्या हो गया? 0। क्लियर? जैसे कई बच्चे होते हैं ना जिनको नहीं पढ़ना होता, घर वालों ने बोला पढ़ाई कर लो, तो बच्चे ने बोला ठीक है पढ़ाई कर लूंगा, आप एक क्वाइन थ्रो करो, हेड आया तो टीवी देखूंगा, टेल आया तो खेलने जाऊंगा, खड़ा क्वाइन आया मतलब हेड और टेल दोनों दिख रहे होंगे तो पढ़ाई करूंगा, है ना? तो वो है ये हेड एंड टेल। तो कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल। और अगर मैं बोलूं हेड और टेल, तो ये कैसा इवेंट है? ये श्योर है, 2/2, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि हेड और टेल की बात कर रहे हैं। तो हेड और टेल तो श्योर है ना, या तो हेड आए या टेल आए। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि हेड आया तो मैं जीता और टेल आया तो तुम हारे। तो कैसा इवेंट हुआ? श्योर इवेंट हुआ। मतलब आप हर कंडीशन में क्या होगा, आप कभी आप शर्त लगाओ तो यही बोलना उससे कि भैया हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो तुम हारे, और थ्रो कर देना कॉइन, जब तक वो समझे उतनी देर में निकल जाना। चलिए, ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आ कॉइन इज थ्रो 2 टाइम्स। अगला क्वेश्चन, एक कॉइन पे यही क्वेश्चन बन सकते हैं 4 बस। A coin is thrown at random, a coin is thrown at random, sorry, 2 coin throw at random, 2 coin लिखना, सॉरी, 2 coin throw at random, ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, a coin is thrown 2 times। एक क्वाइन को 2 बार फेंको या 2 क्वाइन को 1 बार फेंको, एक ही बात है। 2 coin throw at random, find the probability of getting, find the probability of getting। अब 2 कॉइन के पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए,
टू कॉइन की बात हो रही तो सैंपल स्पेस होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब क्वेश्चन करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, टू कॉइन थ्रू अ टेंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, ऑल हेड, ऑल हेड मतलब टोटल केस देखिए फिक्स हो गए 4, न्यूमरेटर केवल चेंज होगा 1। या मान लो मैं बोलता ऑल हेड, तो भी आप 1 बाय, देखो इक्वली लाइकली इवेंट है ना, इक्वली लाइकली का मतलब यही होता है। मैंने आपको इक्वली लाइकली की डेफिनेशन नहीं लिखवाई पर बताया आपको इक्वली लाइकली मतलब जिसके चांस इक्वल। यस, नेक्स्ट, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक एक हेड है, तो ठीक एक हेड है, इसके कितने चांस हैं 2, तो क्या लिखोगे 2/4। अभी आप लोग जो भी आंसर दे मुझे बिना कैंसिल किया हुआ आंसर देना, लिखना आप लोग अपनी कॉपी में कैंसिल वाला। अभी ये तो छोटा क्वेश्चन है आगे के लिए, तो बिना कैंसिल आंसर से मुझे क्या पता चल जाएगा कि आपका टोटल और फेरियल केसेस सही है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट जाएगा क्या आंसर दे मुझे बिना कैंसिल किया हुआ आंसर, कितने चांस है 2, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक एक हेड है, तो ठीक एक हेड है, इसके कितने चांस हैं 2, तो क्या लिखोगे 2/4। अभी आप लोग जो भी आंसर दे मुझे बिना कैंसिल किया हुआ आंसर देना, लिखना आप लोग अपनी कॉपी में कैंसिल वाला। अभी ये तो छोटा क्वेश्चन है आगे के लिए, तो बिना कैंसिल आंसर से मुझे क्या पता चल जाएगा कि आपका टोटल और फेरियल केसेस सही है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट, ये मैंने यहां ऑल हेड गलत लिख दिया, ऑल टेल लिखना था। यस, एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड आए, तो कम से कम एक हेड आए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बोलो 3/4। बाकी आगे के लिए एटलीस्ट 1 का एक फॉर्मूला होता है, एटलीस्ट 1 में यूज होता है ये केवल 1 माइनस नन ऑफ देम, 1 माइनस नन ऑफ देम, 1 माइनस नन ऑफ देम मतलब एक भी हेड ना आए, तो एक भी हेड ना आए उसका एक ही केस है, तो 1/4, तो आंसर इज 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला मतलब इसमें तो हो गया 1 2 कॉइन के, अब आ जाओ 3 कॉइन, 3 कॉइन्स, थ्री कॉइन में लिखिए, अ कॉइन इज थ्रो 3 टाइम्स, अ कॉइन इज थ्रो 3 टाइम्स, अ कॉइन इज थ्रो 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अ कॉइन इज थ्रो 3 टाइम को और क्या लिख सकते हैं 3 कॉइन थ्रो 1 टाइम, है ना। अब 3 कॉइन के पहले आप सैंपल स्पेस बना लीजिए, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और ऑल 3 टेल, 2 into 2 into 2, this equal to 8, 2 into 2 into 2, this equal to 8। ठीक, अब इसके क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन करेंगे जो 2 कॉइन में करें और क्लियर हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन हो। पहला क्वेश्चन, ऑल हेड,
बोलो 1/। देखो किस प्रोबेबिलिटी में एक चीज बिल्कुल फिक्स होती, कोई एक क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसके सबसे पहले क्या फिक्स हो जाते हैं, ऑल केसेस, यानी सैंपल स्पेस फिक्स है, टोटल केसेस फिक्स है, फिर आपके न्यूमरेटर ही चेंज होता है। जैसे अभी आप जो एग्जाम दोगे उसका डिनोमिनेटर फिक्स है कि 1000 मार्क्स का पेपर है ना। अब आपके हाथ में न्यूमरेटर बढ़ाना है, तो जितने ज्यादा राइट अटेम्प्ट होंगे उतना आपका न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एक चीज क्लियर कर देता है कि डिनोमिनेटर पहले फिक्स करता है, फिर न्यूमरेटर आपके हाथ में, जितना बड़ा न्यूमरेटर प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो आप बताओ मुझे कि ऑल हेड बोला मैंने तो क्या हो गया 1/8। मान लो मैंने ऑल टेल भी बोला होता तो भी 1/8। नेक्स्ट, मान लो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था एग्जैक्टली वन हेड, वहां पे भी लिखा था यहां पर भी करते हैं। तो एग्जैक्टली वन हेड क्या होगा बताओ, ठीक एक हेड आए, एग्जैक्टली मतलब ठीक वन हेड, तो ठीक वन हेड आए उसके एक केस ये, एक ये और एक ये, यस और नो। तो आप बोलोगे 3/8। डन। नेक्स्ट, मान लो मैं इस क्वेश्चन में बोलता एग्जैक्टली टू हेड, यहां बन सकता है, पिछले में नहीं बन सकता था, पिछले में भी बन सकता था, एग्जैक्टली टू हेड मतलब ऑल हेड हो गया। अब एग्जैक्टली टू हेड मतलब ठीक दो हेड आए, 1 2 और 3, तो 3/8। ओके, मान लो आपसे पूछे एटलीस्ट टू हेड, मान लो आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड आए, तो क्या होगा, चश्मा तो हटाओ। यस, एग्जैक्टली टू हेड, तो एग्जैक्टली टू हेड मतलब वो, सॉरी एटलीस्ट टू हेड, तो एटलीस्ट टू हेड मतलब हो गया दो हेड या उससे ज्यादा हो। तो आप देखो दो हेड वाले कितने केसेस हैं, 1 2 3, और ये एक और हो गया 4। याद रखना हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वन माइनस, वो केवल एक ही जगह यूज करिएगा जब एटलीस्ट वन वर्ड यूज हो, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो यहां पे कितना होगा 4/8। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब करते हैं एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, तो 1 - 1/8 अब यहां कर सकते हो, या आप ऐसा देखो तो यहां पर सारे टेल छोड़ दो तो कहीं ना कहीं हेड है 7/8, पर जब सैंपल स्पेस लिखा तो आप कर पाते हो, मान लो नहीं है तो ऑब्वियसली 1 - ही यूज करोगे। डन। क्लियर है बात। नेक्स्ट, एटमोस्ट टू हेड, पेपर में हेड की जगह टेल लिखा आ सकता है और कोई चेंज नहीं होगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपको, अभी से बता रहा हूं। आ रहा हूं भैया, DPT-1 लाना, दिखा दो मुझे। यस, अब मैंने बोला एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड का मतलब है कि अधिक से अधिक दो हेड आए। पहले समझना, एटमोस्ट हमेशा याद रखिए, मैंने पहले ही बोला था कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, और एटलीस्ट उस नंबर से लेके मैक्स तक। तो एटमोस्ट टू हेड मतलब अधिक से अधिक दो हेड आए, ना आए वो भी गिनेंगे, मतलब ये भी गिनेंगे, लोग इसको नहीं गिनते, बस ये मिस्टेक होती है। तो एटमोस्ट टू हेड में एक ये होगा, एक हेड वाला भी होगा और दो हेड वाले भी होंगे, तो कितना 7/8। या सुन लो, अगर यहां लिखा होता एटमोस्ट वन हेड,
तो क्या होता, तो वन हेड में एटमो अधिक से अधिक एक हेड आए तो ये वाला नहीं काउंट होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें एक हेड है या जीरो है, 4/8। बस मिस्टेक क्या होती है मैं बता रहा हूं, एटमोस्ट में अक्सर हम जीरो वाले केस को भूल जाते हैं, वो ना भूलें आप। ओके, चलिए 3 कॉइन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हो गए। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, अ कॉइन इज थ्रो 6 टाइम्स, कितने बार, 6 बार फेंक रहे हैं। अ कॉइन इज थ्रो 6 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब जैसे ही 6 टाइम आया, आपके दिमाग में एक बात सबसे पहले आएगी कि आप इसके सैंपल स्पेस नहीं बना सकते, क्योंकि 6 मतलब हो गया कितना, 2 की पावर 6, यानी यस और नो, 6 मतलब हो गया 2 की पावर 6 यानी 64। और 64 सैंपल स्पेस तो नहीं बना होगा, और अभी तो 6 है, मान लो 10 होते तो 2 पावर 10 या 15 होते। तो आपको एक बात समझनी है कि 1 2 3 कॉइन तक तो चलेगा, उसके ऊपर क्या, तो अपन इसका जनरल कंसेप्ट सीखते हैं। तो 64 केसेस बनेंगे, इस 64 केसेस को थोड़ा सा समझें तो कुछ इस तरह से बनेंगे, यस और नो। और फिर इनको अरेंज करते जाओगे तो ऐसे 64 केसेस बनेंगे, उनमें से क्वेश्चन कुछ बनेगा। तो आप एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, पहला तो आपको पता है मैं अक्सर क्या देता हूं, ऑल हेड। बोलो, देखो पहले डिनोमिनेटर फिक्स करा करो, हमेशा प्रोबेबिलिटी में दो चीजें, मैं आपको पूरी प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल पढ़ाऊंगा पर एक चीज पे पहले वर्क करवाऊंगा, पहला डिनोमिनेटर सही सोचना, क्योंकि यही गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत। फिर न्यूमरेटर, इसका सबसेट होगा, किसका, डिनोमिनेटर का सबसेट। तो आप बताओ ऑल हेड मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक ठीक 2 हेड आए, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड। अब देखिए जैसे एग्जैक्टली 2 हेड आया वर्ड, तो इसका मतलब आपको 2 हेड बनाने, तो 2 हेड के साथ ऑब्वियसली, अब देखो आपको मैं बताता हूं परमुटेशन कहां लगता है, आपको ध्यान नहीं आएगा पर बताता हूं। ये हो गया, पर इसको अरेंज भी तो करोगे, ऐसा भी तो होगा, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके बोलो, फैक्टोरियल 6, ये पढ़ा हमने, रिपीटेशन जब अलाउड होता है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, 6 इंटू 5, 4 से 4 कैंसिल 2, कितना आ गया 15। तो ये तो लिखा ही था, ये लिख दिया आपने 15। डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा पर पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परमुटेशन यूज क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कहीं होता ही नहीं सर, ये देखो आप परमुटेशन से करा आपने, 6 लेटर है ना, आप सोचो 6 लेटर को अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 6, एच 2 बार रिपीट हो रहा है, ऐसा मान लो, अभी एच मान लो, इसको हेड मत मानो, टी कितना रिपीट हो रहा है, 4 टाइम, यस और नो। नेक्स्ट, एग्जैक्टली 3 हेड, मैं हेड बोलता हूं, आप इसकी जगह टेल भी लिख लो तो एक ही बात है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 3 हेड। देन अगेन आप लोग इसी ढंग से करिए, अभी बोलो 3 हेड,
तो ऑब्वियसली 3 टेल भी होंगे उस समय, है ना। 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 6 बाय ये 3 बार, ये भी 3 बार, कितना आ रहा है? 20 आ रहा होगा ना। तो आप बोलोगे 64 पहले लिखो फिर 20, यस और नो? कैंसिल आप कर लीजिएगा, अभी मुझे सही केसेस चाहिए इसलिए। चलिए नेक्स्ट, एटलीस्ट 4 हेड। अभी देखो बिना फॉर्मूले के कर रहे हो आप, एटलीस्ट 4 हेड। एटलीस्ट 4 हेड, ये दे दो। यस, एटलीस्ट 4 हेड। अब एटलीस्ट 4 हेड में क्या क्या होगा पहले बताओ। 4 हेड होगा, 5 हेड भी होगा और 6 हेड भी होगा, यस और नो? 4 हेड के आपको मिलेंगे, अब टोटल केस तो 64 हो गए, 15, 5 के 6 और इसके 1, तो कितना? 22/64, यस 22/64, यस और नो? ये दोनों चीजें परम्यूटेशन का ही एक पार्ट है कि 64 टोटल परम्यूटेशन हुए, उसमें से आपने कौन से परम्यूटेशन निकाल के अलग कर दिए जिनमें 4 या 4 से ज्यादा बार हेड आ रहा है। ओके, अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और कर लो, फिर फॉर्मूला पढ़ते हैं डायरेक्ट। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 का मैंने आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताया, एटलीस्ट 1 मतलब 1 माइनस 1 बाय, तो कितना? 63/64। अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए जनरल। ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, आप सब लोग ध्यान से लिखिएगा। ये फॉर्मूला कब कब यूज हो सकता है? या तो क्वाइन हो, या पी और क्यू की वैल्यू 1/2। पी मतलब हमेशा याद रखिए, पी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, क्यू इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, इसलिए पी प्लस क्यू हमेशा 1। ये स्टैंडर्ड पी और क्यू है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 4 हेड किया था, वो क्लियर था ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था वहां 15, 6 और 1। 15 कैसे? 4 हेड वाले केसेस, 6 कैसे? 5 हेड वाले केसेस, और 1 कैसे? 6 के 6 हेड वाले केसेस। यस, तब लिखिए फॉर्मूला फॉर क्वाइन और P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/, अच्छा क्वाइन में P और Q हमेशा 1/2 होते हैं, बताइए क्यों? क्योंकि क्वाइन में एक क्वाइन की बात करें, हेड आने के चांस ना आने के, टेल आने के चांस ना आने के, तो इसलिए जब भी क्वाइन का क्वेश्चन आए या कहीं और भी प्रोबेबिलिटी पी और क्यू जहां पे 1/2 हो रहा, तो ये जो ट्रिक फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। लिखिए एन क्वाइन थ्रो एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस। एन क्वाइन या एन ऑब्जेक्ट, एन क्वाइन थ्रो एट रैंडम गेटिंग आर सक्सेसेस। एन टाइम थ्रो करने पे कितनों की बात कर रहे हैं हम? आर की, तो क्या लिखोगे? एनसीआर अपॉन 2 पावर एन। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएगा।
बफरिंग इस एंड पे बिल्कुल नहीं है बेटा। ओके, अभी जो 6 कॉइन वाला किया था उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 6 कॉइन में मैंने कहा था, पहला क्वेश्चन था एग्जैक्टली 2 हेड। तो बताइए 2 हेड मतलब आपको 2 हो गया आर, तो बोलो 6c2 अपॉन, देखो 2 पावर 6 कितना, और 6c2 अगर लॉजिकली देखो आप तो क्या लिखते हैं आप, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 यही लिखते हैं। और एक्चुअल में आपने यही किया था वहां पर भी, वहां पे भी तो आपने यही किया था, 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज किया, 2 बार हेड आ रहा है, 4 बार टेल आ रहा है, बस खत्म, सॉल्व किया तो कितना आ गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं थोड़ा समझते हैं, लिखिए 8 कॉइन थ्रो एट रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कॉइन थ्रो एट रैंडम, 8 coin throw at random, find the probability of getting 8 coin throw at random, find the probability of getting exactly 3 head। 8 बार फेंकने पर ठीक 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। 8 coin throw at random, find the probability of getting at exactly 3 head। अच्छा, क्वाइन के केस में जहां आपने लिखा था ना, वहां एक और फॉर्मूला लिख देना एटलीस्ट 1 के लिए। ये सब में यूज होता है, ये केवल क्वाइन नहीं, हर जगह यूज होगा। 1 माइनस क्यू पावर एन, एनीवेयर, क्वाइन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस किसके लिए, एटलीस्ट 1, क्योंकि एटलीस्ट 1 में हम क्या करते हैं, 1 माइनस नन ऑफ देम, नन ऑफ देम मतलब क्यू, तो 1 माइनस क्यू पावर एन। बोलो एग्जैक्टली 3 हेड, पहले मुझे एक बार बताइए आप क्या लिखोगे, बताओ। 8c3 अपॉन 2 पावर 8, ये फिक्स हो गया। अब 8c3 को आपको सॉल्व करना है, बताओ। वैसे अगर आप सोचो तो ऐसा होता लॉजिक है ना, इसको अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 8 3 बार एच आ रहा है, 5 बार टेल, और आप बताओ 8c3 को सॉल्व करते हो तो क्या होता है, वही। तो कुछ अलग से आपको कंसेप्ट बनाने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही चीज है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, 876 अपॉन 321, 56 ना। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, एग्जैक्टली 6 हेड, एग्जैक्टली 6 हेड, एग्जैक्टली 6 हेड, तो एग्जैक्टली 6 हेड मतलब वही 8c6 अपॉन 2 पावर 8, मतलब 8c6 कितना होगा, 8 इंटू 7 अपॉन 2, 28 अपॉन 256। यस और नो? नेक्स्ट, एटलीस्ट 5 हेड, ध्यान से सुनिएगा, 1 नहीं बोला अभी, एटलीस्ट 5 बोला है, एटलीस्ट 5 हेड।
यस, एटलीस्ट 5 हेड। एटलीस्ट 5 हेड मतलब कम से कम 5 हेड आए। तो 5 भी हो सकते हैं, क्यों 6 भी हो सकते हैं। एक ही बार में लिख लो, क्योंकि क्या एक चीज फिक्स होती है बताओ, डिनोमिनेटर फिक्स है, तो हम एलसीएम बार बार क्यों लें। बस खत्म। 85, 86, 87 और 88। बस इसको सॉल्व करके सही बताइए क्या आ रहा है। 93, बिल्कुल सही, 93/256। और अगर यहां लिखा होता एटलीस्ट वन टेल हेड कुछ भी, तो क्या लिख करते आप, 1 माइनस क्यू पावर एन। 1 माइनस क्यू पावर एन मतलब 1/2 की पावर एन, यानी 1 माइनस 1 अपॉन, यस और नो। कंटिन्यूशन में 6 डेज क्लास रहेंगी, कोशिश करेंगे इस वीक में आपका ये कंप्लीट हो जाए, और हो जाएगा। कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें, कोई टाइप नहीं। अभी आज जो मैं डीपीटी दे रहा हूं वो आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, कल उसके डिस्कशन के साथ ही हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। ये क्लियर बात। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए कंसेप्ट ऑफ डाइस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डाइस ये समझ में आ गया था एटलीस्ट। जब मैंने 6 बोला था तो 6 मतलब, या 5 बोला तो 5, जितना भी बोला उतने बार लेके आना है। चलो लिखिए नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ डाइस या प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइस। अब डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम का आपको लॉजिक पता है कि डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 नंबर होते हैं, है ना। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, अ डाइस थ्रो एट रैंडम। पहले एक डाइस की बात करते हैं। अ डाइस थ्रो एट रैंडम a dice throw at random, find the probability of getting, a dice throw at random, find the probability of getting एक डाइस को 6 बार फेंका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की बात कर रहे हैं। पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, अ डाइस थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, जैसे हमने कॉइन में बनाए थे वैसे ही डाइस में भी। बोलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर कितने होते हैं पहले बताइए, टोटल केस कितने, 6। ये फिक्स हो गया। अब मैं कितने भी क्वेश्चन दूं, डिनोमिनेटर फिक्स है। अब इवन नंबर बोला है तो 2 4 6, तो बोलो 3/6। नेक्स्ट, ऑड नंबर, देन अगेन 3/6। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5, अगेन 3/6। यस और नो। नेक्स्ट, इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड पॉसिबल है। एक ही समय में इवन और ऑड कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, आप ऐसा बोलो कि सर देखो ये टॉप पे तो ऑड नंबर है तो इसके बॉटम पे इवन है, बॉटम थोड़ी दिख रहा होता आपको। ठीक है, ये पक्का होता है डाइस में कि अगर एक तरफ इवन है तो दूसरी तरफ ऑड होता है, क्योंकि दोनों डाइस अपोजिट फेस का सम कितना होता है, 7। पर उसे ऐसे नहीं करते काउंट, तो हम जो अपर फेस पे नंबर होता है उसी को देखते हैं केवल। तो समझ में आई बात। तो इवन एंड ऑड इम्पॉसिबल इवेंट तो 0। और यही अगर बोला जाता इवन और ऑड तो आप बोलते श्योर इवेंट 6/6, है ना। ये श्योर है कि इवन और ऑड आएगा।
ये जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे मैं सब लिखवाता चल रहा हूं, इससे हटके एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट, इवन एंड प्राइम, इवन एंड प्राइम, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। अब पहले बताओ इवन कितने 2 4 6, प्राइम कितने 2 3 5, पर एंड लगा है, इवन एंड प्राइम, तो एक ही नंबर ऐसा है जो कॉमन है, इसलिए यहां पर पॉसिबिलिटी है। जैसे यहां इवन एंड ऑड पॉसिबल नहीं था तो 0, तो एंड का हर बार आंसर 0 नहीं होता, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए 0, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए 1। अभी मैं ज्यादा थ्योरी में आपको ले नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम जब सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो कंफ्यूजिंग अपने आप को नहीं रखना अपने को। एक और करिए, इवन और प्राइम, इवन और प्राइम, इवन और प्राइम, इवन नंबर 2 4 6, प्राइम नंबर 2 3 5, और लिखा है तो इवन दिस प्राइम दिस, पर एक कॉमन है तो कितना 5/6, यस और नो। नेक्स्ट, ऑड एंड प्राइम, ऑड एंड प्राइम, ऑड एंड प्राइम, ऑड होते हैं 1 3 5, प्राइम होते हैं 2 3 5, एंड लगा तो एंड मतलब कॉमन, तो कितना 2/6, यही इसमें और लगा दे तो क्या होगा बताओ, ऑड और प्राइम, तो आप बोलोगे 3 ये हैं 3 ये हैं, पर 2 कॉमन हो गए तो 4/6। इज दैट क्लियर? ये 1 कॉइन से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हैं, और भी बन सकते हैं, पर 1 डाइस से रिलेटेड और भी बन सकते हैं। ये टाइप हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, नया मतलब। अभी कितनी डाइस ली थी 1, अब कितनी ले रहे हैं 2, लिखिए 2 डाइस थ्रो एट रैंडम, 2 डाइस थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, find the probability of getting 2 dice throw at random, find the probability of getting। अब 2 डाइस के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो 2 पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप होती है। एक कि उनके ऊपर जो नंबर आया है उनका मल्टीप्लाई करवाते हैं या उनका सम करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन इजी होता है, सम वाला टाइम लेता है, दोनों ही बताऊंगा मैं। तो हम पहले इसकी टाइप 1 पे जाते हैं। 2 डाइस थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9, नंबर का सम जो है वो कितना हो 9 हो। तो मैं लगा मैंने देखा नहीं, पिछली बार मैंने देख लिया था पर फिर भी बचे हुए थे। चलो ठीक है। अब 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो करते हैं। तो 2 डाइस में नंबर का हमको देखना होता है सम या प्रोडक्ट। तो पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप नंबर 1 में, 2 डाइस थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ, टोटल मतलब सम ऑफ क्या बोला मैंने 9। याद रखिए प्रोबेबिलिटी में या परम्यूटेशन में एंड के 2 मीनिंग होते हैं। एंड इंडिपेंडेंट इवेंट में भी यूज होता है, एंड कॉमन में भी होता है। तो कब किस सेंस में यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चन में समझोगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपसे मैंने बोला इवन एंड प्राइम, तो इस एंड का मतलब कॉमन से था। पर जब 2 डाइज आएंगे, अभी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की डेफिनेशन इसलिए लिखवाई क्योंकि अभी पढ़ा, जब उसका टाइप आएगा तो बताऊंगा। तो वहां पर भी एंड यूज होता है, पर वहां पे एंड का मतलब कुछ और होता है।
तो ये सब चीजें आपको समझ सारी से अपनी यूज करना। अब टोटल ऑफ 9 बोला है, तो टोटल ऑफ 9 में क्या होगा? 18 27 36 18 नहीं होगा ना? कितने लोगों ने लिखा अपनी कॉपी में 18? किसी ने भी नहीं लिखा, तो अच्छी बात है ये। तो याद रखना ये 2 डाइस की बात कर रहा हूं, इसलिए ऐसा नहीं कि आप टोटल करने लग जाओ, ये नहीं आएगा। तो टोटल ऑफ 9 मतलब पहले तो टोटल केस बताओ, 6 इंटू 6। अब 9 कब कब मिलेगा? 3 6 4 5, वो एक ऑर्डर लिया करो हमेशा, 5 4 एंड 6 3, कभी भी नहीं भूलोगे। एक को बढ़ाओ, एक को कम करो। अभी क्योंकि ये छोटा एग्जाम्पल है, बड़े एग्जाम्पल में बड़े काम आते हैं कंसेप्ट। एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई एक फॉलो करो। कितने आ गए? 4/36। नेक्स्ट, टोटल ऑफ 7, नंबर का सम 7 हो, टोटल ऑफ 7, नंबर का सम 7 हो। अब टोटल ऑफ 7 बोला है, तो 7 का मतलब हुआ क्या क्या? कहां से स्टार्ट होगा? 1 6 से लेके 4 3 5 2 एंड कितने केसेस हैं? 6। तो 6 बाय कैंसिल अभी आप करना, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, रीजन मैंने आपको बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट, टोटल ऑफ प्राइम मतलब नंबर का सम प्राइम हो। टोटल ऑफ प्राइम टोटल ऑफ प्राइम नंबर का सम प्राइम हो। बोलिए, अब प्राइम मतलब जानते हो ना क्या क्या? बताओ प्राइम क्या क्या होते हैं? या तो नंबर का सम 2 हो, या फिर नंबर का सम 3 हो, या 5 हो, या फिर अब 2 के लिए कितने केसेस होंगे? देखो एक ही होगा, कौन सा? 1 1। 3 के लिए कितने केसेस होंगे? ऑब्वियसली आप बोलोगे 2 1 3 2। और 5 के लिए कितने होंगे बेटा? 4। कौन कौन से? 1 4 2 2 2 3। अच्छा 5 है ना, सॉरी। 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, तो ये 4 होगा। 7 के अभी निकाले थे 6, 11 का 5 6 और 6 5 2, इन सबको ऐड करो तो 15/36। डन? सब करना है, भूलना नहीं है। कई लोग 2 भूल जाते हैं, कई बार एकदम 3 दिमाग से निकल जाता है, कोई एक भी गड़बड़ हुआ सब गड़बड़ हो जाएगी। तो नंबर का सम प्राइम हो मतलब नंबर प्राइम नहीं, नंबर का सम प्राइम हो। ठीक, इसका एक चार्ट भी मैंने बनवाया, आप में से कई लोगों को याद होगा, जिनको नहीं है वो लोग जरा बना लें फटाफट। सम ऑफ 2 डाइस, मिनिमम सम बोलो, 2 3 4 5 6 7 8, 7 पीक पे रखना, 9 10 11 एंड यहां पे लिखना सम ऑफ 2 डाइस। यहां पे लिखना उनके फेरियल केसेस 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। डन? यानी नंबर, अगर जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला था टोटल ऑफ 9, तो 9 का आंसर क्या बोलोगे? 4 बाय बीच में 36 लिख लो, टोटल केस 36 होते हैं। फिर मैंने बोला टोटल ऑफ 7, तो क्या आंसर हुआ? 6/36।
या मान लो आपसे बोले टोटल ऑफ 10, तो क्या बोलोगे 3/36। इस चार्ट को ऐसे भी बना सकते हो, दो पैरेलल लाइन ले लीजिए, मिनिमम सम 2, मैक्सिमम 12, 3, 11, 4, 10, 5, 9, 6, 8, 7, 7 दोनों तरफ भी लिख लो। एक इसके केसेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आउट ऑफ 36, ऐसा भी बनाया जाता है। तो आपसे जैसे मैं बोलूं टोटल ऑफ 9, तो देखो क्या है था आंसर 4/36। टोटल ऑफ 7, ये दोनों तरफ 7 इसलिए लिख दिया सिमेट्रिक के लिए, इसलिए ऐसा बनाते हैं हम क्योंकि 7 पीक पे कर लिया, या फिर ऐसा बना लो 6/36। टोटल ऑफ 5 4/36। टोटल ऑफ 6 5/36। तो इससे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बिना फेवरेबल केसेस निकाले। तो 2 डाइस के तो खैर फेवरेबल केसेस निकालने में भी टाइम नहीं लगता, 3 और 4 में दिक्कत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो 2 डाइस का क्लियर है चार्ट। चलिए 3 डाइस पे आते हैं। लिखिए अ डाइस थ्रो 3 टाइम्स, टू डाइस का लॉजिक समझ में आ गया डाइस का। ये 2 सम है, यहां पर लिखा है मैंने सम ऑफ 2 डाइस, और यहां लिखा है क्या बीच में फेवरेबल केसेस। इस चार्ट का फायदा ये कि जैसे आपसे बोले टोटल ऑफ 10, तो आप तुरंत आंसर बोलोगे 3/36, क्योंकि 10 के कौन कौन से केस होंगे 6, 4, 5, 5 और 4, 6। तो ये 3 केसेस हैं, वो डायरेक्ट मिल गए आपको, बस 3 डाइस से और क्लियर हो जाएगा। लिखिए अ डाइस थ्रो 3 टाइम्स, और क्या लिखा हो सकता है 3 डाइस थ्रो 1 टाइम्स, एक ही बात है। अ डाइस थ्रो 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ, पहला क्वेश्चन 3 डाइस थ्रो 1 टाइम्स, या आर डाइस है ना, या 3 डाइस थ्रो 1 टाइम्स, या आर डाइस थ्रो 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ। पहला क्वेश्चन है टोटल ऑफ 8, नंबर का सम 8 हो, 3 डाइस को फेंक रहे हो, उनको फेंकने पर जिनको 2 डाइस का चार्ट क्लियर नहीं है वो 3 डाइस से समझ जाएंगे कि मैंने क्या कंसेप्ट समझाया है। 3 डाइस को फेंकने पर अपर फेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 8 हो। 8 के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मान लो एक पे 1 है, एक पे 1 और एक पे 6 है, 8 हो जाएगा। ये रिवर्स भी होंगे, तो सारे केसेस बना के बताना है। ऐसा भी हो सकता है एक पे 3, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, कुछ भी हो सकता है। 8 लाना है आपको। अब इस चीज 2 डाइस में कोई दिक्कत नहीं होती, बिना चार्ट के भी जल्दी कर लेते हो। 3 डाइस में जो मैं आपको कंसेप्ट ट्रिक बताऊंगा बहुत यूज में होगी, क्योंकि अभी यहां पे केसेस बनाने पड़ते हैं। तो 3 डाइस के पहले बताओ टोटल केसेस कितने होंगे 216, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। इन 216 केसेस में वो केसेस ढूंढ के निकाल ले जिनके सम क्या हो रहे हो 8 हो रहा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 8 कब होगा 116 पर, या 161 पर, या 611 पर। कितने केसेस हुए 3। इसको ऐसे भी कर सकते थे, और इसका दूसरा तरीका 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3,
1 2 टाइम रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, कितना आ गया? ये देखो परम्यूटेशन का यूज हो गया। और कब होंगे बताओ? 1 2 5, इसको अरेंज करोगे तो फैक्टोरियल 3 कितना? 6 केसेस होंगे। अब मैं या तो 6 केसेस बनाऊं या परम्यूटेशन की हेल्प से डायरेक्ट लिख दूं। इसलिए मैंने बोला पढ़ वही रहे हो, बस लगता है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, एक्चुअल में पीएनसी ही पढ़ रहे हो, बस पीएनसी को रेशो के टर्म में देख रहे हो, इवेंट और टोटल। और कब होंगे बताओ? 1 3 4, दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल 3, 6 केसेस है ना। और 2 2 4, अब इसमें 2 बार रिपीट भी हो रहा है तो 3 केसेस। और बोलो 3 3 2 भी हो सकता है। देन अगेन फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, 3 केसेस। और 2 3 3 तो ये है। आप अब जो बोलोगे इन्हीं में से कोई एक होगा। देखो आप आपके मन में जो आ रहे हैं बोल दो। आप जो बोलोगे मैं बता दूंगा यहां पे कहां है। अब एक बच्चा बोलेगा 4 1 3, कहां है 4 1 3? ये 1 3 4 लिखा है, पर ये 6 क्या लिखा है? उनके अरेंजमेंट है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं तो 4 3 1 भी होगा। कितना हो रहा है ये? तो आंसर इज 21/216। जिनको चार्ट याद है उन्होंने तुरंत आंसर दे दिए होंगे, जिनको नहीं है उनको टाइम लगेगा। पर बिना चार्ट के करना इसलिए सिखाना जरूरी, कभी भूल जाओ गलती से तो आता हो, क्योंकि भूल हम सकते हैं बाई चांस, और पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, मेथड से भी टाइम नहीं लगेगा, पर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं पहले आपको लॉजिक बता रहा हूं। हाँ, बस परम्यूटेशन का यूज करने का फायदा ये हो कि हमारा काफी टाइम बच गया, नहीं तो हम पूरे गिनते गिनते टाइम लग जाता। डन। अब इसी चीज को करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, बना लीजिए चार्ट, जिससे आपका थोड़ा टाइम बचे। एक तरफ लिखना सम ऑफ 3, एक तरफ क्या लिखना? 18। जितना समेशन 3 का होगा उतनी 18 का होता है। ये इसलिए दो पैरेलल क्यों होता है ऐसा बताओ? 1 3 कब आएगा? 1 1 1 हो। और 18 कब आएगा? तो दोनों के फेवरेबल केसेस की काउंटिंग तो एक ही हुई ना, इसका भी एक केस है इसका, तो बीच में हम फेवरेबल केसेस लिख रहे होते हैं। फिर बताओ 4 और 17, मतलब जितना सम 4 आने के फेवरेबल केसेस होंगे इसका मतलब उतने ही 17 के, इसलिए हम उसको एक साथ लिख देते हैं। फिर बोलो 5 16, बोलो 6 15 7 14 8 13, ऐसे ही 2 डाइस में बनाया था 9 12, और बोलो 10 11। अब यहां लिखो 1 फेवरेबल केसेस 1 3 6 10 15 21 25 27 आउट ऑफ 216। अब जैसे मैंने टोटल ऑफ 8 बोला, मेरे दिमाग में 21 था, याद था मुझे, इसलिए मैं यहां पे आपसे बहुत कॉन्फिडेंस से क्या बोल रहा था, और बताओ। अगर मान लो मुझे ये भरोसा नहीं होता तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो सकता था ना। आप समझो इस बात को कि फेवरेबल केसेस में एक भी काउंटिंग गलत हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मुझे ये दिमाग में था कि 21 होते हैं। जहां 21 हुआ मैं फिर आपसे आप बोल सकता था कॉन्फिडेंस से, आप बताओ और कौन से। मैं श्योर था कि आप जो बताओगे इनमें से एक बताओगे। मान लो यार 20 लिखा होता तो भी कुछ गड़बड़ होती, कुछ छूटा। मान लो यार 24 लिखा होता तो भी गड़बड़ है, मतलब आपने कुछ ज्यादा ले लिए। तो ये याद होने का बहुत बड़ा फायदा है। तो 1 3 6 10 15 21 25 27, यहां तक देखो तो 2 का डिफरेंस, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, फिर 4 और फिर 2 का। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये फेवरेबल केसेस है, ये बाई चांस हुआ है। तो आप अपने तरीके से इसको याद कर लो, आज ही अपने हाथ पे लिख लो, आपको याद हो जाएगा। मैंने 25 साल पहले लिखा था, उसका नतीजा आज तक आपको सुना देता हूं। उसके बाद से कभी नहीं करा याद। मैं जो चीजें मेरी कंसेप्ट है वो आज के नहीं है, 25 साल पुराने हैं। आपकी जितनी उम्र है ना उससे भी ज्यादा। कुछ साल पहले बोलता था आपकी उम्र से आधी उम्र, अब ऐसा बोलने लगा। अब मेरी उम्र आपकी उम्र से क्रॉस कर गई पढ़ाने वाली। आप में से कोई भी 25 साल के ऊपर का तो नहीं है ना? हाँ, मतलब अब मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी आपकी उम्र नहीं है ना उससे ज्यादा पढ़ाते हुए समय हो गया मुझे। डन। 95 से पढ़ाना चालू किया था, कितने साल हो गए? 26 साल होने वाले, सोचो आप। तो आप जो रजिस्टर देखते हो वो 26 साल पुराने हैं, आप उनकी एज निकलवा सकते हो। ये क्लियर बात?
तो 216। इसका फायदा समझ में आ गया? अगर ये याद रहेगा तो बहुत टाइम बचेगा, पर एक सिवा भूल जाए आप। जैसे मैंने इसको कैसे बनाया होगा, तो ऑब्वियसली यही करके बनाया, ये कोई बना हुआ नहीं आया था कहीं, या कोई खुदाई में नहीं मिला था मुझे। ये सब जितनी ट्रिक्स है ना, मैंने अपनी बनाई हुई है। तो एक रात बैठा और बनाया उसको। 3 डाइज और 4 डाइज दोनों, इसको मैंने क्रॉस चेक किया मल्टीनोमियल थ्योरम से, इस परम्यूटेशन से, जब मेरे को श्योर था कि हाँ ये सही है, जब जाके मैंने बच्चों को बताया। क्योंकि उस समय एक क्वेश्चन आया था 4 डाइज का, तो फिर 4 डाइज का ही बनाया। रात के 3 बजे खत्म हुआ था। पहले सुबह मेरी 7 बजे क्लास होती थी, 6 बजे ठीक उठ के 7 बजे क्लास भी ली उसी दिन, और उस दिन से लेके आज के दिन तक सब याद है अब। और वैसे मैं, अगर आप मेरी मेमोरी के बारे में बात करो, तो मेरी मेमोरी इतनी बेकार है कि कल क्या हुआ इवेंट मुझे वो भी याद नहीं रहता, क्योंकि मुझे याद है कि क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। ये आपके फंडे क्लियर होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कल आपके दोस्त ने क्या बोला ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पर कल मैंने क्या स्टडी की ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो हम फालतू के कचड़े वाली चीजें याद रखते हैं, काम की कम रखते हैं। तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दो। ये क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। टोटल ऑफ, मान लो टोटल ऑफ मैं बोलूं 7, यस, टोटल ऑफ 7, नंबर का सम 7 हो। अब आपको मान लो अभी आपको दिख रहा है 15, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या दे दोगे फट से? नहीं, तो आप फिर केसेस बनाते। अब 7 कब कब आता? 1 1 5, 3 केसेस ऐसा लेते हैं। 1 1 1 नहीं, 1 के साथ 1 2 4, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, और क्या होता? 3 3 1, और 2 2 4 3, ये भी तो हो सकता था। और कोई केस? अब मैं रुक गया, क्यों? 15 हो गया इसलिए। तो वो याद होने का फायदा ये होता है। नहीं होता याद तो फिर हो सकता है मैं खुद भी कंफ्यूज हो सकता, आप भी हो सकते हो। तो आंसर इज 15/216। कोई कंफ्यूजन? अब जब ये कर रही है तो लगे हाथ 4 डाइस का भी कर लेते हैं। लिखिए, a dice throw 4 times, a dice throw 4 times, find the probability of getting, a dice throw 4 times, find the probability of getting a total of, a dice throw 4 times, find the probability of getting a total of टोटल ऑफ 8 ले लेते हैं। चलो, नंबर का सम कितना हो? 8। मैं आपको चार्ट भी बता दूंगा, साथ में आप लोग मेथड से भी निकालो, क्योंकि कभी भी आप कोई भी चीज भूलने की कंडीशन में बिल्कुल कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो। मिनिमम सम 4, मैक्सिमम 24, 5 23, 6 22, 7 21, 8 20, 9 19, 8 18, 9, ओ सॉरी 10 लिखना था, 10, 10 18, 9, ओ 11 17, 12 16, 13 15 और 14 14 एक साथ लिख लेते हैं सिमिट्री बनाने के लिए। बीच में लिखूंगा फेवरेबल केसेस, पर इसके पहले मुझे 8 का आंसर दो। पहले बताइए टोटल केस में क्लियर है? कितने होंगे टोटल बताओ? 6 6 6 6, यानी 1 2
96। ओके, अब बात की जाए कि 8 आना, 8 बोला ना, तो बताओ 8 कब कब आएगा? 1 1 1 5। इसको अरेंज करते तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 लिखते। 4 केसेस। पहले ये इसलिए सीखना जरूरी है कि एक सेवा भूल गए तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। फिर बताओ क्या? 1 1 2 4, ठीक है। फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 12। फिर बोलिए 1 3 4, नहीं 1 3 3 1, ठीक है, एक ही बात है, कोई भी ऑर्डर ले लो। बोलो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 यानी 6। एक होगा 2 2 2 2 1, और बोलना 1 2 1 2 3 2 4। हाँ ठीक है, ये कहीं ऊपर तो नहीं है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 12। और कोई? अब आप बताओ और कोई हो तो। जैसे मैंने इसको टोटल किया, मुझे पता है क्या आएगा आंसर, तो अब मैं श्योर हो गया। पर सोचो आप एक भी केस, इस चार्ट का फायदा ही मिसिंग नहीं होगा आपसे। क्लियर है बात? अब इसके फेरियल केसेस लिख लेते हैं। 1 4 10 20 35 56 80 104 125 140 146 आउट ऑफ 1296। इस चार्ट को बनाने में मुझे पूरे 6 घंटे लगे थे, पर जब खत्म हुआ था जब ही मैं सोया। और ऐसी आदत मैं आपको ही बोलूंगा, रात को जब तक मत सो, जब तक एक पेपर सॉल्व ना कर लो, एक पेपर का एनालिसिस ना कर लो। ये आदत डालो आप लोग। देखो अब ये कितना लिखा, देखो यहां पर 8 का 35, इसका सम करो 35। मतलब अब मैं श्योर हूं कि आप कुछ अलग नहीं बता सकते। थर्टी फोर नहीं होगा, 35/1296। क्लियर? आपसे बोला जाए सम ऑफ 18, बताओ। अब 18 के केसेस देखो कितने कितने बेटा? 80। अब सोचो 80 केस बनाना कोई आसान काम है? ऑब्वियसली नॉट। पर आपको पता है तो आप फट से कर दोगे। या आपसे 16 बोला जाए तो 125/1296। नॉर्मली मैक्सिमम जो आया हुआ, एक ही बार 4 डाइस का क्वेश्चन आया था जिसके वजह से बनाया था मैंने। पर 3 डाइस तक के क्वेश्चन बहुत कॉमनली यूज होते हैं। क्लियर? और कैसे बनाया वो आपको समझ में आ गया होगा। पहला तरीका मैंने इससे करा, फिर मैंने निकाला मल्टीनिमल थ्योरम, इसमें मल्टीनिमल थ्योरम भी लगती है, उसके साथ निकाला। जब दोनों क्रॉस चेक हो गए, जब जाके, क्योंकि मैं अगर किसी को बता रहा हूं तो मुझे श्योर होना चाहिए कि बिल्कुल सही हो। फिर आप इसका चाहो तो सम करके देख लो, 1296 मिलेगा। पर इसका सम बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे बताऊं? इसको ऐसा ऐसा ऐड नहीं करना। कितने बार करना पड़ेगा? 2 बार। पर कहां तक? यहां तक का समेशन इंटू 2 प्लस 146 इज इक्वल टू 1296। ये है उसका पूरा, हर जगह से क्रॉस चेक करके दिया हुआ है, वो करके देख लीजिए आप। मन में शंका हो तो ऐसी कोई बुराई नहीं है करके देखने में। 3 डाइस का देखो, उसका भी, उसके कितने थे? 216। आप जोड़ेंगे तो उसके 216 से जाएंगे। डन? और याद कैसे करोगे? ट्रिक भिड़ाने की कोशिश ही मत करना। कई जगह पे मैं कोई ट्रिक नहीं भिड़ाता, सीधे सीधे याद कर डाला। 1 4 10 20 35 56 80 104 125 140 146। ठीक है, कोई कोई लॉजिक नहीं, बस हाथ पे लिखा, दिमाग में रखना है, वो इमेज दिखने लगती है, मेरे सामने एक इमेज आ जाती है। जैसे मैंने आपके सामने बनाया तो नहीं था,
पर मुझे ये पता था कि उसके केसेस काउंट कर लिए थे, क्या आएगा। जैसे ही सम 35 हुआ मैं रुक गया। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाएगा, और याद तो रखना ही है। चलिए क्लियर। तो आज यहीं तक करते हैं। अब सुन लो, पहले कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेइंग कार्ड, बॉल्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब कल प्रोबेबिलिटी की थ्योरी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। कल इवनिंग में ही क्लास होगी, और मॉर्निंग इस टाइम पे मैं आपका 2020 के बचे हुए पेपर का एनालिसिस लूंगा, केवल 1 घंटे का। टेस्ट पेपर एनालिसिस का वैसे टाइम में इवनिंग रखूंगा 8 बजे, पर कल के लिए सुबह रखा हुआ है। ठीक है, रात को 8 बजे, 8 to 9। आज इवनिंग में क्लास नहीं है मेरी, है ना।